बहुत ज़्यादा देर तक अगर कोई टॉयलेट में मोबाइल लेकर के बैठा रहता है, आजकल बहुत से लोगों की हैबिट्स है कि फ़ोन लेकर के बाथरूम में घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, क्या इससे बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता बिल्कुल है? अगर आप लंबे टाइम तक मोबाइल हाथ में लिए, अखबार हाथ में लिए बैठे रहेंगे वहां पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना प्रेशर लगाया, और लंबे टाइम तक बैठने से आपके पाइल्स के जो है ग्रेड बढ़ सकते हैं। बवासीर हो गया तो लोग ईसबगोल खाना शुरू कर देते हैं, तो ये फायदा करता है? या किसी भी तरह का फाइबर बिल्कुल फायदा करेगा आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए और पाइल्स को ठीक करने के लिए। पपाया हो गया, बनाना हो गया या अंजीर हो गया, क्या ये बाउल मूवमेंट को सूद करते हैं, पाइल्स में रिलीफ बिल्कुल देते हैं? बहुत अच्छा फाइबर होता है इनमें, पपाया में, एप्पल में, इनमें तो हम ले सकते हैं। इससे हमारी जो है गट की मोटिलिटी बढ़ती है। कई लोग नारियल तेल लगाने लगते हैं या घी लगाने लगते हैं उस एरिया में, उससे मसाज करने लगते हैं, तो ये पाइल्स को ठीक करने में मदद करता है? वो उनके लिए है जिनको डिहाइड्रेशन रहता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राइनेस हो जाता है, उसकी वजह से इचिंग होती है। ये पाइल्स को ठीक नहीं करता, पर आपकी इचिंग को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। और कुछ ऐसे लक्षण जिसको देख के समझा जा सकता है कि हाँ शायद ये पाइल्स के लक्षण है? अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको इचिंग हो रही है, बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रही है, बार बार खुजली हो रही है, अंदर ड्राई हो रहा है वहाँ का एरिया, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एग्जामिन कराना चाहिए। ये पाइल्स के लक्षण है। कुछ ऐसी चीजें हम करने लगते हैं जिसकी वजह से पाइल्स का खतरा बढ़ सकता है? सबसे कॉमन गलती होती है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है होना, तो कई लोग कहते हैं कि शायद मेरी एज हो गई है, अब मुझे जोर लगा के ही मोशन पास करना पड़ेगा, टॉयलेट करना पड़ेगा, तो वो जोर लगाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जोर लगाने से पाइल्स और बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में पाइल्स होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं डॉक्टर? कि 2 प्रेगनेंसी तो मीठा खीर, 3 और 4 प्रेगनेंसी तो बवासीर। हाँ। यूट्रस बड़ा हो जाता है, यूट्रस प्रेशर डालता है रेक्टम पे, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स हो जाता है। कुछ खाने की चीजें हैं जो अगर किसी को हो गया है बवासीर तो उसमें मदद करती हैं, जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? सबसे अच्छा, आई वुड से द चीपेस्ट एंड द इफेक्टिव ट्रीटमेंट और मेडिसिन फॉर पाइल्स इज फाइबर। फ्रूट्स किसी भी तरह के, जैसे पपाया है, एप्पल है, तो इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। हमारी दालें हैं, भरपूर मात्रा में होता है। सीड्स है, अच्छी मात्रा में उनमें होता है। और होल ग्रेन्स में है, जैसे है ना, पोहा हम खाते हैं और किनवा खाते हैं, तो इनमें अच्छा फाइबर होता है। पाइल्स में लोगों को बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं, और पेन इतना रहता है कि कई बार ट्रीटमेंट के बाद भी उनके मन में वो एक डर रह जाता है कि कहीं बैठूंगा तो फिर से, या बैठूंगी तो पेन ना होने लगे। बैठने में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आपको हाई ग्रेड का पाइल है, और आपने ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट के बाद में भी आपको इनिशियली थोड़ा सा बैठने में इश्यू आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो सर्जरी, उसका सर्जिकल साइट है, उसमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुशन रखें नीचे, जिसको कि बीच में से काट लें। टॉयलेट जाना एक कॉमन नॉर्मल रूटीन है, लेकिन जब वॉशरूम जाते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा पेन होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, या फिर स्टूल पास करते समय बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगे, तो कई बार लोग इसे कॉन्स्टिपेशन समझ करके लंबे समय तक इग्नोर करते चलते हैं। हालांकि कई बार ये पाइल्स यानी कि बवासीर के अर्ली सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिससे इग्नोर करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल की जैसी हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, ऐसे में पाइल्स के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आखिर ये बीमारी है क्या, क्यों हो जाती है, इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो पाइल्स होने के रिस्क पर हैं, इसमें कौन सी फूड जो हैबिट्स है वो हमें करेक्ट करनी होती है सो दैट इसकी प्रॉब्लम ना हो, और ऐसी कौन सी हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हर दिन हम पाइल्स होने के रिस्क पर बढ़ते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी सेशन पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से इस टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, जो कि डायरेक्टर हैं जीआई रोबोटिक और बेरियाट्रिक सर्जरी सीके बिरला हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे पहले कि आप हमारी थोड़ी सी ऑडियंस को एक आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दे कि आखिर पाइल्स की प्रॉब्लम है क्या, कैसे शरीर में बवासीर बनने की शुरुआत हो जाती है। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हमारे इस टॉक के बाद में अवेयरनेस बढ़ेगा, जिससे लोगों का फायदा होगा। तो बेसिकली पाइल्स क्या होता है, इसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि हमारी एनाटॉमी नॉर्मल क्या होती है वेन्स की। नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारी ये होती है हमारी बॉडी में कि वेन्स होती हैं जो कि नॉर्मल नीचे से ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं,
तो हमारे एनल कैनाल जो होती है उसमें भी सेम इसी तरह की 3 वेन्स होती हैं जो नीचे से ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। अब ऊपर ब्लड जाने में कोई भी रुकावट आई तो वो नीचे फूलना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली पाइल्स इज नथिंग बट इट इज ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच इज बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ द वेन्स। जो आपकी वेन्स है नॉर्मल वो स्वेल कर जाती हैं। अब वो किसी से भी स्वेल कर सकती हैं। आपने जैसे बोला कि शुरू में कॉन्स्टिपेशन हुआ, इग्नोर कर दिया, बाद में पाइल्स हो गया। क्यों? क्योंकि इससे अंदर प्रेशर बनता है, बिल्कुल, इससे फ्रिक्शन होता है। कोई भी प्रेशर बनेगा, जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा। अगर ऊपर प्रेशर होगा तो ब्लड नीचे इकट्ठा होगा, गुच्छे बनेंगे आपके एनस के अराउंड और वही पाइल्स होते हैं। हमारे पास ना एक छोटा सा रैपिड फायर का सेशन है। हम चाहते हैं कि प्लीज आप जरा Sure. इसका क्विक आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं पाइल्स से रिलेटेड, तो आप उसको प्लीज बताइएगा कि ये सही है या नहीं है। बहुत ज्यादा देर तक अगर कोई टॉयलेट में मोबाइल लेकर के बैठा रहता है, आजकल बहुत से लोगों की हैबिट्स है कि फोन लेकर के बाथरूम में घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, क्या इससे बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता बिल्कुल है? बनता है। ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को बार बार हो रहा है और इसका वो सही से इलाज नहीं करा रहे हैं, तो चांसेस है कि वो आगे चल के पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल बनेगा। जो लोग स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं और स्पाइसी फूड खाने की वजह से उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनमें भी है ऐसा कि आगे चल करके हाँ पाइल्स हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल ये लीड करेगा पाइल्स के Okay. लिए। पाइल्स पे ना डॉक्टर बहुत सारे लोग खुद से ही कुछ घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं। बहुत कॉमन है ये चीज, बहुत कॉमनली इस चीज को फॉलो किया जाता है कि बवासीर हो गया तो लोग ईसबगोल खाना शुरू कर देते हैं। तो ये फायदा करता है? या किसी भी तरह का फाइबर बिल्कुल फायदा करेगा आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए और पाइल्स को ठीक करने के लिए। ऐसे ही अगर बवासीर हो गया है तो किसी ने अपनी डाइट को फाइबर रिच डाइट में कन्वर्ट कर दिया कि वो फाइबर ज्यादा ले रहे हैं, तो पाइल्स हील हो सकता है? बिल्कुल, पाइल्स वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेकिन एक फाइबर रिच डाइट लेना एक अच्छी बात है। ओके। और जैसे अगर किसी को पाइल्स है तो क्या दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए? ऐसा नहीं है, अगर आपको कोलाइटिस रहता है तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट बंद करने चाहिए। हर तरह के पाइल्स में दूध डेयरी प्रोडक्ट बंद करने की जरूरत नहीं होती। पपाया हो गया, बनाना हो गया या अंजीर हो गया, क्या ये बाउल मूवमेंट को सूद करते हैं, पाइल्स में रिलीफ देते बिल्कुल, हैं? बहुत अच्छा फाइबर होता है इनमें, पपाया में, एप्पल में, इनमें तो हम ले सकते हैं। इससे हमारी जो है गट की मोटिलिटी बढ़ती है। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, क्या उनको खाने से भी पाइल्स का रिस्क जो है या फिर पाइल्स में अगर हीलिंग सही होती है? ग्रीन वेजिटेबल्स एक आपकी अच्छी हेल्दी डाइटिंग की और हेल्दी गट होने के साइन होते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। कई लोग नारियल तेल लगाने लगते हैं या घी लगाने लगते हैं उस एरिया में, उससे मसाज करने लगते हैं, तो ये पाइल्स को ठीक करने में मदद करता है? वो उनके लिए है जिनको डिहाइड्रेशन रहता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राइनेस हो जाता है, उसकी वजह से इचिंग होती है। ये पाइल्स को ठीक नहीं करता पर आपकी इचिंग को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। सिट्स बात बहुत सारे लोग करते हैं कि गर्म पानी में बैठ करके सिकाई करते हैं, इससे फायदा मिलता है अगर पाइल्स पाइल्स के गुच्छे हैं आपके, स्वेलिंग ज्यादा है, पेन ज्यादा है, तो सिट्स बात लेने से, गर्म पानी में बैठने से, ये एक तरह का ट्रीटमेंट होता है। इससे स्वेलिंग भी कम होती है, पेन भी कम होता है। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं वहां के जगह को थोड़ा ठंडक ड्राइनेस के लिए बिल्कुल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये हमारा जो रैपिड फायर सेशन था, इसमें हमने जाना समझा, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर की एक चीज आप जरूर बताएं कि कई लोगों के साथ पाइल्स, फिशर और जो एक और प्रॉब्लम होती है फिस्टुला, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, जैसे हमने पाइल्स के बारे में देखा कि ये गुच्छे होते हैं वेन्स के, और फिशर सिंपल क्रैक होता है। आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो हमारा स्फिंक्टर होता है मोशन का, जितना भी हम उस पर स्ट्रेन करेंगे उसमें क्रैक आ जाते हैं, यानी उसमें एक वूंड बन जाता है, जख्म बन जाता है, उसको फिशर कहते हैं। फिस्टुला जो होता है वो आपके एनल एरिया से थोड़ा सा दूर जाकर के एक अलग से छेद बन जाता है जिसमें से पस का स्राव होता है, वो फिस्टुला होता है। नॉर्मली जो पाइल्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है लेकिन पेन इनिशियली बहुत कम होता है। फिशर स्टार्ट ही पेन से होता है, आपको इनिशियली इतना पेन होगा, और पाइल्स का पेन थोड़ी टाइम के लिए होता है, लेकिन फिशर का पेन आपने मोशन पास किया, आप डेफिकेट करने गए, उसके बाद घंटों तक भी होता रहता है। उसको पेन होगा, चीख निकल जाती है, मतलब इतना पेन होता है कि आपकी चीखें निकल जाती हैं और बर्निंग बहुत देर तक रहती है। फिस्टुला में पेन तब होता है जब उसमें पस बन जाता है, अदरवाइज उसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और वो मोशन के रास्ते से अलग एक जाकर के छेद बन जाता है, तो वो फिस्टुला होता है। तो बेसिकली बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों में से क्या चीज है, तो उसमें यही रिकमेंड रहता है कि आप अपने सर्जन के पास जाइए, एग्जामिन कराइए, ताकि आपको पता चले कि ये फिशर है, फिस्टुला है या फिर पाइल्स।
कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, जैसे कई लोगों को शुरुआत में लक्षण क्या आते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है जब वो मोशन पास करते हैं, तो ब्लीडिंग अगर बढ़ जाए तो क्या ये एक पाइल्स का साइन हो सकता है? बिल्कुल, ब्लीडिंग का अगर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमने बात किया अभी कि एक वेन के गुच्छे होते हैं, जैसे ही वहां पे शेयरिंग होगी, फ्रिक्शन होगा, तो वेन की वॉल जो है वो कट जाती है, फट जाती है, तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका एग्जामिनेशन जरूरी है। ये नहीं कि ब्लीडिंग सिर्फ पाइल्स में होती है, ये किसी तरह के कैंसर में भी हो सकती है। अच्छा। तो आपको यह चेक करना है कि वास्तव में आपको पाइल्स है कुछ और है। अगर ये पाइल्स की ब्लीडिंग है तो इनिशियल ट्रीटमेंट लेने से आगे का जो एडवांस ट्रीटमेंट है उससे बचा जा सकता है। बहुत ज्यादा इचिंग भी होने लगती है क्या अगर पाइल्स होने हो गया रहता है तो? बिल्कुल, पाइल्स में इचिंग कम होती है, फिशर में इचिंग ज्यादा होती है। पाइल्स में इचिंग तब होती है जब आपके पाइल्स इंटरनल से एक्सटर्नल बन जाते हैं। हम आगे स्टेजेस की बात करेंगे, कौन कौन स्टेजेस होती हैं। उसमें जो एडवांस स्टेज है उसमें पाइल्स बाहर आ जाते हैं, जिसको एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, उसमें इचिंग कॉमन है। ठीक है। और कुछ ऐसे लक्षण जिसको देख के समझा जा सकता है कि हाँ शायद ये पाइल्स के लक्षण है? अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको इचिंग हो रही है, बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रही है, बार बार खुजली हो रही है, अंदर ड्राई हो रहा है वहां का एरिया, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एग्जामिन कराना चाहिए। ये पाइल्स के लक्षण है और इसको टाइम से ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम आए दिन कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं, ऐसे ही कॉमनली मिस्टेक, कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हम करने लगते हैं जिसकी वजह से पाइल्स का खतरा बढ़ सकता है? सबसे कॉमन गलती होती है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है होना, तो कई लोग कहते हैं कि शायद मेरी एज हो गई है, अब मुझे जोर लगा के ही मोशन पास करना पड़ेगा, टॉयलेट करना पड़ेगा, तो वो जोर लगाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जोर लगाने से पाइल्स और बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल वे में मोशन पास नहीं हो रहा, आपको स्ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो प्लीज स्ट्रेन ना करें। ये अच्छी हैबिट नहीं है आपकी। अगर अच्छी बावल हैबिट होंगी तो आपको पाइल्स नहीं होंगे। दूसरा, हम जैसे बात करें कि वॉशरूम में मोबाइल लेके बैठते हैं, वॉशरूम में हम न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, तो बेसिकली हम मोशन पास करते हैं, अपना वेस्ट जो है हम एक्सक्रीट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोशन पास करना इज ए नॉट ए वेस्ट एक्टिविटी। ये आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जितना कि खाना खाना, जितना कि आपने बैठ के ऑफिस में काम करना। तो इस एक्टिविटी को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ये वेस्ट एक्टिविटी नहीं है। और जैसे हम कहते हैं कि मैं माइंडफुल ईटिंग करनी है, ऐसे ही आपको माइंडफुल डिफिकेट करना है। तो मोशन पास करने के लिए आपको माइंडफुली करना पड़ेगा। आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना प्रेशर नहीं लगा रहे। अगर आप लंबे टाइम तक मोबाइल हाथ में लिए, अखबार हाथ में लिए बैठे रहेंगे वहां पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना प्रेशर लगाया, और लंबे टाइम तक बैठने से आपके पाइल्स के जो है ग्रेड बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से पाइल्स का खतरा बढ़ जाता है। कुछ खाने की ऐसी गलतियां जो हम करते हैं, या कुछ ऐसे खाने जो बवासीर होने के खतरे को बढ़ाते हैं? आजकल हम देखते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का जमाना है, जंक फूड का जमाना है, जिसमें कि कैलोरी ज्यादा होती है, जिसमें फाइबर कम होता है, ऑयल ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है। तो ऐसे फूड आपकी जो फूड पाइप है उसकी मोटिलिटी को कम कर देते हैं। जब आपकी फूड की मोटिलिटी कम हो जाती है तो ये कॉन्स्टिपेट, जैसे हम कहते हैं ना, मैदा आपको कॉन्स्टिपेट करेगा। आप रोज नूडल्स खाओ, रोज पिज्जा खाओ, आप ये सब चीजें खाते रहते हो, तो इससे आपकी गट की मोटिलिटी कम होती है। गट की मोटिलिटी कम होने से, कॉन्स्टिपेशन से आपको पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, आपकी स्मोकिंग। नॉर्मली मिथ माना जाता है कि स्मोक करता हूं तो मेरे को मोशन होता है, नहीं तो नहीं होता। सिगरेट लेके बैठते हैं मोशन, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। वो आपने एक अपना मिथ बना लिया, अपना माइंड सेटअप आपका वो हो गया। जितना भी कोई भी ड्रग अब्यूज करोगे आप, चाहे वो टैबैको है, चाहे अलग तरह की ड्रग्स है, चाहे वो अल्कोहल है, ये आपके स्फिंक्टर्स को खुलने नहीं देंगे। आपके स्फिंक्टर अगर नहीं खुलेंगे तो आप नॉर्मली मोशन पास नहीं कर सकते, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगा, और जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक और चीज, जैसे आपने कहा ना कि पाइल्स में खाने का जो अभी है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैदे की बात की आपने, मैदे को लेकर डॉक्टर कहा जाता है कि पेट में चिपक जाता है। ऐसे कुछ होता है कि पेट में चिपक जाता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देता है? बिल्कुल, वही बात है ना कि मैदा जो अंदर जाकर के चिपकता तो है ही, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना, और उससे आपकी जो गट की मोटिलिटी कम हो जाती है। और इसके साथ में पानी, डिहाइड्रेशन, है ना, इनफ पानी हम नहीं लेते, वाटर इनटेक हमारा इनफ नहीं होता, तो भी आपका मोशन पास नहीं होता, तो भी वो आपको कॉन्स्टिपेट करता है। तो डिहाइड्रेशन इज वेरी कॉमन आज के जमाने में, जहां पे हम डाइटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि इवन सेलिब्रिटीज में लड़कियां जो डाइट करती हैं, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं यंग फीमेल्स के, फिशर के साथ में, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ डाइटिंग।
दिस इज वेरी कॉमन रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल। तो अगर लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड कोई रहता है तो जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है या और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से पाइल्स कैसे हो जाता है और अगर हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में पानी पिए? सिंपल सी चीज है, अगर आपको मोशन पास करना है, हाँ। मोशन स्मूथ मोशन कैसे आएगा अगर उसमें पानी होगा? हम्म, अगर आपका मोशन अंदर ही सूख जाएगा तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो वो ब्लॉक करता जाएगा आपकी फूड पाइप को। तो हमें मोशन पास करने के लिए भी डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने की जरूरत होती है, जिससे इसकी वजह से अगर पानी जितना पियो, हम कहते हैं ना कि सुबह 2 गिलास उठ के पानी पियोगे तो मोशन आराम से पास होता है। उसका कारण यही होता है कि आपके जो फीसेस अंदर सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ये उनको भी हाइड्रेट करता है पानी, और उसकी वजह से आपका मोशन स्मूथली पास होता है। ठीक है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो कि रिस्क पर होते हैं कि हाँ इनमें चांसेस ज्यादा है बवासीर होने के? जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे आजकल ऑफिस वर्क है, डेस्क जॉब है, बैठे रहने का काम है, बैठने का काम नंबर 1, खाने का काम नंबर 2। हाँ। खाना भी क्या, जंक फूड, पिज्जा ऑर्डर किया आपने, कभी नूडल्स खाए, कभी कुछ खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, है ना, और वो टाइमलेस। आप टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे हो, आपकी अगर टाइमिंग खाने की बढ़िया नहीं है तो आपके मोशन पास करने की टाइमिंग भी बढ़िया नहीं होगी। तो जितनी भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, जितने भी यंग पेशेंट्स हैं, और हाँ एक और, जो लोग जिम में जाते हैं वो वे प्रोटीन लेते हैं। वे प्रोटीन भी आपको अधिक मात्रा में अगर लेते हो, वो भी आपकी फूड की, आपकी गट की मोटिलिटी को कम करता है। तो ये सारे, इसीलिए आजकल जो है कॉन्स्टिपेशन के प्रेवलेंस जो है वो यंग पेशेंट्स में बढ़ गई है। पहले तो ये था कि आपकी एज हो गई है, मसल वीक हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, चलो सोच सकते हैं, लेकिन यंग पेशेंट में इन सब चीजों की वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो है पाइल्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने जैसे वे प्रोटीन की बात की कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, आजकल प्रोटीन की बहुत चर्चा होती है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके हर प्रोडक्ट में वो प्रोटीन डाल करके उसको वैसे मार्केट करके बेचे, दूध हो, दही हो, इवन पिज्जा, बर्गर, नूडल, सब चीज में बोला जाता है हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन। अगर इतनी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा ले रहे हैं तो क्या सच में इससे प्रॉब्लम हो सकती है? और अगर हमें प्रोटीन की मात्रा सही तरीके से लेनी है कि इतने मात्रा में खाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इससे ज्यादा गए तो कॉन्स्टिपेशन जो कि पाइल्स में तब्दील हो सकता है? दो चीजें हैं, एक तो हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, एक्सेस इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग, है ना। ज्यादा मात्रा में जो भी लोगे वो आपका डेंजरस है। और दूसरा, प्रोटीन लेने का फायदा तब है जब आप वर्कआउट करते हो, मसल बिल्ड करते हो, क्योंकि मसल मास एक ऐसी चीज है जो प्रोटीन की खपत करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज भी प्रॉपर नहीं कर रहे और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो वो जाकर के आपकी गट मोटिलिटी को कम करेगा ही करेगा। तो माना जाता है कि नॉर्मली 60 ग्राम पर डे, ठीक है, या कहते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए, वो भी तब जब आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तब। ठीक है, तो ऐसे में प्रोटीन के बारे में हमने जाना समझा। कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि कुछ लोगों का काम बैठे ही रहने का होता है, बीच बीच में वो ब्रेक नहीं ले पाते हैं, तो क्या लंबे समय तक जो बैठे रहते हैं उनमें हो सकता है पाइल्स होने का खतरा? बिल्कुल। अगर हम फिजियोलॉजी समझें कि हमारी वेन्स जो है नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ लेके जाती हैं, तो प्रोलॉन्ग सिटिंग से आपका पेल्विक प्रेशर बढ़ता है। पेल्विक प्रेशर जितना बढ़ेगा वो आपके ब्लड फ्लो को ऊपर जाने को रोकेगा, परसिस्टेंट फ्लो नीचे की तरफ रहेगा, फ्लो कम रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा पेल्विस में और पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, उसी तरह जैसे प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में पाइल्स होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं डॉक्टर? ये पहले कहा जाता था, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना, कि 2 प्रेगनेंसी तो मीठा खीर, 3 और 4 प्रेगनेंसी तो बवासीर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, और एक होता है प्रेशर, यूट्रस बड़ा हो जाता है, यूट्रस प्रेशर डालता है रेक्टम पे, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स हो जाता है। तो अराउंड 60 to 70% पेशेंट्स जो हैं वो या फिशर और या फिर पाइल्स के साथ में प्रेगनेंसी के बाद आते हैं। तो वो जो स्लोगन बहुत वायरल होता है, 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा उसके बाद बवासीर। हाँ, तो बिल्कुल अगर हम अपना डाइट और हमारी लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लो, फाइबर डाइट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लो उस टाइम पे, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह पे हम कहते हैं ना कि स्क्वाट करके पोछा लगाना, नीचे काम करना, तो जितनी पेल्विक मसल्स आपकी एक्टिव रहेंगी, आपके कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम रहेंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर ऐसी हैबिट्स बना के रखते हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, डेफिनेटली आपके पाइल्स के चांसेस कम हो जाते हैं।
बिल्कुल, ये जो आपने स्लोगन वाली बात कही, लोगों को ऐसा लगता था कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है नहीं कि ये 2 एक्चुअल बच्चे, फैक्चुअल हाँ, वही। आई वुड से दिस इज डिपेंड ऑन द फैक्ट्स। ओके, तो ये आपने वही बहुत सही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताई कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि सच में ये बीमारी है। अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं, तो आप रिस्क पर हैं कि आपको हो सकता है। नॉर्मली कह देते हैं कि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, ऐसा नहीं, फीमेल में ज्यादा कॉमन है, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है कि उनमें कॉमन हो गया है। कॉमन हो गया है, बिल्कुल। आपने जैसे फीमेल्स की बात की कि उनमें ज़्यादा कॉमन है, तो उनमें क्या सिम्पटम्स अलग तरीके से प्रेज़ेंट होते हैं या मोर और लेस सेम रहते हैं? नॉर्मली उनमें जो होता है वो एडवांस स्टेज में फिशर के साथ पेशेंट ज्यादा आते हैं हाँ। प्रेगनेंसी के बाद में, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी उस टाइम पे रहता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें जो प्रेशर लगता है, हाँ। तो प्रेशर से एक तो आपके क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, और दूसरा आपकी वेन्स ज्यादा कम ब्लड फ्लो करती हैं उसमें, और कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है और पाइल्स हो जाता है। ओके। तो सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उनको पेन ज्यादा होता है, हुँ, क्योंकि उनमें सहने की शक्ति होती है, तो थोड़ा टाइम तक वो टॉलरेट करती हैं उसको, लेकिन उसके बाद में फिर आता है तो सीवियर पेन के साथ वो आते हैं। बिल्कुल। कुछ खाने की चीज़ें हैं जो अगर किसी को हो गया है बवासीर, तो उसमें मदद करती हैं, जो हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? सबसे अच्छा आई वुड से द चीपेस्ट एंड द इफेक्टिव ट्रीटमेंट और मेडिसिन फॉर पाइल्स इज फाइबर। फाइबर। फाइबर खाइए, फाइबर मेडिसिन के रूप में खा सकते हो, मेडिसिन नहीं तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ज्यादा होते हैं, होल ग्रेन्स आपके लेग्यूम्स हैं उसमें होते हैं, सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, तो इन सब में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। जितना फाइबर आप ज्यादा खाएंगे आपकी गट उतनी ही हेल्दी होगी, और ये कहते हैं ना कि आपकी गट हेल्दी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका है, देन योर बवल हैबिट वुड आल्सो बी वेरी गुड, तो आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस नहीं होंगे। कुछ ऐसे 4-5 खाने की चीज़ों के आप नाम लेना चाहेंगे फाइबर में ही कि ये सबसे इफेक्टिव होते हैं, बवासीर हुआ है तो ज़रूर खाएँ? फ्रूट्स किसी भी तरह के, जैसे पपाया है, हुँ, एप्पल है, तो इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ठीक है। हमारी दालें हैं, हुँ, भरपूर मात्रा में होता है। सीड्स है, अच्छी मात्रा में उनमें होता है, और होल ग्रेन्स में है, जैसे है ना, पोहा हम खाते हैं, हुँ, और किनवा खाते हैं, तो हुँ, इनमें अच्छा फाइबर होता है। तो इन सब चीजों के साथ अच्छा पानी, 2.5 से 3 लीटर आप अगर पानी की मात्रा लेते हैं हुँ। तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हीलिंग में मदद करती हैं। कच्ची वेजिटेबल्स जितनी मर्जी खाइए, रॉ बिल्कुल वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स आपको खानी है सैलड्स के रूप में, हुँ, खाने से पहले 1-2 प्लेट भर के पहले वो आप वो खाइए, उससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। परफेक्ट है। अगर डॉक्टर जैसे पाइल्स का ये तो एक घरेलू नुस्खा जैसा हो गया कि चलो आपको हीलिंग में मदद मिलेगी थोड़ी बहुत। इसका कोई इलाज ऐसा है कि घर पर ही ठीक हो सकता है या फिर स्टेजेस ऑफ पाइल्स होते हैं जिससे ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है? बिल्कुल, जब हम अपने पाइल्स को बढ़ा लेते हैं एक बीमारी के तौर पे, हुँ, है हुँ। ना, प्रिवेंशन चलता है जब आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपने अपनी डाइट अच्छी करी, आपने एब्डोमेन की एक्सरसाइज शुरू कर ली, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई, हुँ, हुँ। आपने स्ट्रेस को कम किया, स्लीप आपने अपना बेटर किया, तो ये सारी चीजों से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब बीमारी बन जाती है हेमोरॉइड, तो फिर उसकी 4 स्टेजेस के रूप में उसको माना जाता है। ठीक है। स्टेज 1 होता है कि जो वेन के गुच्छे की हमने बात करी पाइल्स, वो एनस के अंदर है, यानी इंटरनल पाइल है। हुँ, स्टेज 2 है जब वो बाहर आ जाता है गुच्छा एनस से, लेकिन वो अपने आप अंदर भी चला जाता है, हुँ, वो भी एक तरह का इंटरनल पाइल है, तो वो स्टेज 2 होती है। स्टेज 3 में है कि आपका वो गुच्छा बाहर आ गया, जिसको पेशेंट आता है कि मेरे नीचे गुच्छे बन गए हैं, लंप बन गए हैं, स्वेलिंग बन गई है, लेकिन उसको अपने फिंगर से या थंब से अंदर डालना पड़ता है उसको। सो दिस इज स्टेज 3, हुँ, इसको कहते हैं एक्सटर्नल पाइल। ठीक है। और स्टेज 4 है, वो गुच्छा बाहर आ गया है, आप जोर भी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अंदर नहीं जा रहा, हुँ, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ रहा है, तो वो स्टेज 4 होती है। हुँ, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, उसमें आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, फाइबर डाइट, जैसे आपने ईसबगोल बोला तो ईसबगोल आप लेना शुरू करेंगे, हुँ, हुँ, सती ईसबगोल, तो इन सब चीजों के साथ आप प्रिवेंशन में जा सकते हैं। ग्रेड 2 जो है उसको फिर हम लेजर से ठीक करते हैं, ठीक है। और ग्रेड 3 एंड 4 है, उसके लिए फिर स्टेपलर हेमेडेक्टमी बाकी, या फिर कुछ केसेस में लेजर से भी उसको हम कर सकते हैं, तो ये ट्रीटमेंट उसके लिए माना जाता है। लेकिन आप कुछ भी कराइए, कोई भी सर्जरी करिए, एक चीज कांस्टेंट है, वो आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल वो आपको करेक्ट करना आप ही सर्जरी पड़ेगा। करवाते हो, लेजर करवाते हो, या फिर आप घर पे हो, आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, आपको अपनी वाटर इनटेक अच्छे से मैनेज करके ही रखनी पड़ेगी, तो ये कांस्टेंट सबके लिए होता है। आपने जैसे स्टेजेस की बात की, तो स्टेजेस के हिसाब से आपने ट्रीटमेंट बताया। कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल को बदल करके ही उसका इलाज कर सकते हैं, हमें सर्जरी की नीड नहीं पड़ेगी? स्टेज 1। स्टेज 1 स्टेज क्या 1 क्या लाइफस्टाइल में बदले फिर?
जैसे हमने बात की खाने की, हम्म, माइंडफुल खाना, टाइम से खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो हाई फाइबर, हम्म, है ना, रेड मीट वगैरह खाते हैं लोग या जो भी ऐसी चीजें स्पाइसी चीजें खाती हैं, बिल्कुल उसको कम कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके बावल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नहीं है। फाइबर भरपूर लीजिए और पानी की मात्रा अच्छी लीजिए। हम्म, फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, लाइफस्टाइल आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। जितनी आप एब्डोमिनल एक्स, क्योंकि हमने मोशन पास करना है तो हमारा एब्डोमेन का जोर पड़ता है। हाँ। आपकी अगर मसल्स अच्छी हैं तो इसी से आपको मोशन पास हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हम इंग्लिश स्टाइल में बैठते हैं तो आपको उतना मोशन अच्छे से पास नहीं होता जितना आप स्क्वाट करके बैठते हो, क्योंकि उसमें आपके जो नीज है वो आपके एब्डोमेन पे लगे होते हैं, वो उसको प्रेस करते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर डेफिकेशन और फॉर पासिंग मोशन। तो इंडियन टॉयलेट ज्यादा अच्छा है या वेस्टर्न? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि ऑडियंस को ये कहता हूं कि आप ट्राई कीजिए एक दिन, आप इंग्लिश टॉयलेट पे बैठिए, मोशन पास कीजिए, सेटिस्फैक्टरली पास कीजिए। ठीक है। उसके बाद में आप 15 मिनट बाद जाके इंडियन स्टाइल में बैठिए, आपको मोशन आएगा, क्योंकि उतना मोशन आपने पास नहीं किया था। इट मींस जो इंग्लिश स्टाइल में हम इनसफिशिएंट इवैक्यूएशन होता है हमारा, और इंडियन स्टाइल में बैठने से आपका फुली जो है सेटिस्फैक्शन, फुली मोशन पास होता है। लेकिन जिनके वो कारण बनता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि वो आप उतना तो पास ही नहीं कर रहे, वो तो रह ही रहा है आपका अंदर। तो जिनके घरों में वेस्टर्न टॉयलेट है, इंडियन नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ ऐसा है? उनके लिए स्क्वाटिंग एक्सरसाइज है। हाँ। आप डेली 10 से 15 मिनट स्क्वाट करके बैठे नीचे, ठीक है, तो उससे आपकी पेल्विक मसल्स भी अच्छी होंगी। हाँ। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि अगर आप इंग्लिश स्टाइल में बैठे हैं तो एक छोटा स्टूल लीजिए, हाँ। पैर उस पे रखिए अपने, ताकि आपके घुटने जो है आपके एब्डोमेन के पास में रहे। तो आप उस स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी सेम पोजीशन हो जाएगी जैसा कि इंडियन में होती है। ओके, तो ये वाला जो है चीज बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। स्टेज 2 में आपने जैसे कहा कि लेजर सर्जरी की बात आ जाती है, ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए। ये लेजर होता है, नॉर्मली जो हम लेजर यूज करते हैं 1470 नैनोमीटर का एक लेजर होता है, और लेजर फाइबर होता है। लेजर फाइबर के द्वारा हम जो पाइल्स होता है, पाइल्स को लेजर दे देते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं, तकरीबन 1.5 टू 2 किलो जूल के आसपास की एनर्जी उसको देते हैं, जिससे जो उसकी ल्यूमन होती है पाइल्स की, उस ल्यूमन को ओब्लिटरेट कर देते हैं, ताकि वो ब्लड और नीचे जाएगा ही नहीं, तो वहीं पे वो ब्लॉक हो जाती है ल्यूमन, तो उससे आपके पाइल्स ठीक हो जाते हैं। लेजर जो सर्जरी है, इसको कराने के बाद में या कराने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है? आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और मोशन अच्छे से पास कीजिए। इवन कराने के बाद में भी आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो तुरंत सर्जरी कितने देर की होती है, और तुरंत उसके बाद रिकवरी 20-25 मिनट्स की सर्जरी होती है ये, और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो सर्जरी के बाद थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस या ध्यान देने की जरूरत है कुछ समय तक? आपको स्ट्रेन नहीं करना उसमें, प्रेशर नहीं और लगाना। प्रेशर नहीं लगाना, और फाइबर की मात्रा आपको लेनी है। जितना आप फाइबर ज्यादा लेंगे, हम मेडिसिन के तौर पे भी फाइबर देते हैं उनको, 2 चम्मच सुबह शाम अगर आप लेते रहते हो तो बेसिकली आपका मोशन स्मूथ आना चाहिए। क्योंकि अगर फिर आप स्ट्रेन करोगे, वहां पे शेयरिंग आपकी होगी, तो जहां पे लेजर हमने किया हुआ है उसके वहां से रप्चर होने के चांसेस होते हैं, वहां से फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस है। तो एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक आपको फुली स्ट्रेन उस पर नहीं करना है, आपको अच्छी मात्रा में फाइबर लेना है। और जो आपने अलग स्टेजेस जो भी बताया हमें 3, 4, 5 उसके लिए अगर आपका एक्सटर्नल पाइल बन गया है तो आजकल हम उसको भी लेजर से कर देते हैं, पर उसमें बेटर रहता है कि हम उसको स्टेपलर टेक्निक से जो हेमोरॉइड्स के रूट्स हैं हम उनको निकाल देते हैं, वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। तो एक एंडोस्कोपिकली ये सर्जरी होती है, इसमें एक स्टेपल होता है, स्टेपल फायर करते हैं, जिसमें से उतना पीस जो है पाइल्स का अंदर से निकल जाता है, लेकिन पेनफुल नहीं होता, बहुत पेनफुल नहीं होता, क्योंकि बाहर इसमें कोई कट या कोई भी कट बाहर नहीं होता। तो इसलिए ये एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, और इसमें भी पेशेंट को बहुत ज्यादा सफरिंग्स नहीं होती। ठीक है। पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है डॉक्टर जिसके बारे में लोग बातचीत करने से थोड़ा सा हिचकते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ही प्राइवेट चीज है, वो नहीं बताना चाहते हैं, और उसमें भी जब सर्जरी की बात आ जाती है तो वो उनके लिए और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि अब सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट वाले सिचुएशन हो जाते हैं, स्पेशली लेडीज के लिए ऐसा होता है। मेरे आसपास में कुछ लोगों को ऐसा हुआ था, तो उनको लगता है कि नहीं सर्जरी अवॉइड ही करेंगे। कितना रिस्की हो सकता है लंबे समय तक सर्जरी अवॉइड करना, अगर पाइल्स स्टेज 1 से निकल करके नेक्स्ट स्टेजेस में पहुंच गया तो? देखो, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो पहली बात तो आपको डायग्नोज करवाना है ना। पहली बात आप ये देखो कि वो पाइल्स है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स जो है क्वैक्स के पास जाते रहते हैं, वो उसको पाइल्स बिना एग्जामिनेशन के किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ना आपको लेना चाहिए, और अगर आप प्रोफेशनल है तो ना आपको करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास भी पेशेंट आता है, तो ये नहीं कि मैं लेजी हो जाऊंगा, पहले उसको एग्जामिन नहीं करूंगा, सीधा दवाई लिख के भेज दिया, वो भी गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे 20 to 30% ऐसे पेशेंट देखते हैं हम, जो कि सालों से
ट्रीटमेंट ले रहे हैं पाइल्स का, लेकिन जब उसको एग्जामिन किया पाइल्स नहीं, वो कैंसर निकला अंदर। कैंसर? इवन कुछ पेशेंट मेरे यूएस से ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने, जो वहां पे भी क्वैक्स हर जगह पे होते हैं, तो वहां पे भी उनसे दवाई ले रहे हैं, वो हेमोरॉइड के ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कभी उसको एग्जामिन किया ही नहीं। तो जब यहाँ पे एग्जामिन किया तो उनको रेक्टल कैंसर था। Oh my God. और लेकिन वो इतना बढ़ चुका था, उसके बाद में उसकी क्योर भी पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए पहली बात तो आपको किसी भी सिम्टम को अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप झट से जाइए, आप जाके अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए। शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म की बात तब होगी जब आप उस चीज को बढ़ा लोगे बाद में, और फिर उसका ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। ठीक है। तो आप इनिशियल फेज में जाइए, पहले डायग्नोज कराइए। अगर पाइल्स है तो उसका प्रिवेंशन से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसका लाइफस्टाइल चेंज करने से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कुछ और चीज है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी इनिशियल स्टेज में क्यूरेटिव होता है, बेटर होता है एज कम्पेयर टू कि हम उसको एडवांस स्टेज तक लेके। आपने जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट्स का एग्जांपल दिया कि वो इतने दिनों से पाइल्स की ट्रीटमेंट ले रहे थे, बाद में पता चला कि कैंसर है। पाइल्स कैंसर में कब तब्दील हो जाता है, और फिर उसके रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हम कैसे पहचानें? ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। पाइल्स से कभी भी कैंसर नहीं होता, मिस डायग्नोस हो सकता है। कईयों को पाइल्स की ट्रीटमेंट लिया लेकिन वो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ कि वो कैंसर बन गया। कैंसर बनने के और कई रीजन होते हैं। अगर आपको क्रॉनिक इरिटेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो डायरेक्टली वो कैंसर बन जाता है। वो ये नहीं कि पहले पाइल्स होगा फिर कैंसर होगा। ओके। पाइल्स में लोगों को बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं, और पेन इतना रहता है कि कई बार ट्रीटमेंट के बाद भी उनके मन में वो एक डर रह जाता है कि कहीं बैठूंगा तो फिर से, या बैठूंगी तो पेन ना होने लगे। तो ट्रीटमेंट के बाद हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीजें करेक्ट करें सो दैट दोबारा पाइल्स होने के चांसेस ना हो, या जो ट्रीटमेंट हमारा हुआ है उसको सही? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसीलिए क्योंकि बैठने में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आपको हाई ग्रेड का पाइल है, और आपने ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट के बाद में भी आपको इनिशियली थोड़ा सा बैठने में इश्यू आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो सर्जरी, उसका सर्जिकल साइट है, उसमें थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। तो हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि आप कुशन रखें नीचे, जिसको कि बीच में से काट लें। वैसे डोनेट्स आते हैं आजकल, डोनेट के गद्दे भी आते हैं, लेकिन वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो अगर फॉर्म को बीच में काट में रखा जाए तो आप बिल्कुल सीधे बैठे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऐसे बैठेंगे या थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपकी बैक मसल्स पेन करना शुरू कर देती हैं, और वो पेन फिर जाता नहीं है कभी भी। तो अपनी पोस्चर को बिल्कुल बैलेंस रखिए, अच्छे से फॉर्म लगा के बैठिए, जिससे आप सीधा बैठ सकते हैं। और बिल्कुल जैसे हमने बात करी, जो हमें अवॉइड करनी चीजें हैं, वो स्ट्रेनिंग को अवॉइड करना ही करना है हमें। फाइबर डाइट हमें अच्छे से लेनी है, मोबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। परफेक्ट है। हमने जितने अभी चीजें डिस्कस किए हैं वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज जरूर बताएं हमारी ऑडियंस को कि कौन से ऐसे वार्निंग साइंस देखें जो बताते हैं कि हो सकता है ये पाइल्स हो, पाइल्स बन रही है बॉडी में, और क्या उसको करेक्ट करने के लिए करें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव। वार्निंग साइन की अगर बात करते हैं, आपको ब्लीडिंग है, आपको डिस्कम्फर्ट है, आपको इचिंग है, आपको पेन है, तो ये सारे वार्निंग साइन है। और हेमोरॉइड्स या पाइल्स एक सेल्फ डायग्नोज्ड कंडीशन है, ये आपको बताती है आने से पहले। आपको खुद 70-80% आपको पता चल जाता है कि मेरे को पाइल्स हो गया है। तो फिर हम क्यों उस चीजों को इग्नोर करें? तो हम उन वार्निंग साइन को हमें इग्नोर नहीं करना है। 5 अच्छी सी हैबिट मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपकी डाइट में फाइबर अच्छे से होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेस है आपको, वो स्ट्रेस आपके दिमाग को भी खराब करती है, वो आपके एनस को भी खराब करती है। तो उस स्ट्रेस की वजह से आप डिफिकेट भी नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना है। क्वालिटी आपके पास स्लीप होना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है पाइल्स का, कि अगर किसी को लग रहा है कि हाँ हमें लक्षण समझ में आ रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाए और वो कैसे टेस्ट करते हैं? देखिए, आप अपने सर्जन से मिलिए जाके। सर्जन एक्सपर्ट होता है पाइल्स के लिए, उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, या उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट लेजर से देना है, या फिर उसको स्टेपलर सर्जरी से देना है। तो आप बिल्कुल अपने सर्जन के पास जाइए। और अगर आप वहां जाते हैं और आपके सर्जन या आपके जिसके पास भी जाते हैं वो आपको बिना एग्जामिन किए अगर वो ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, तो आप उनसे बता सकते हैं कि सर मेरे को एग्जामिन कीजिए पहले। एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, 70 to 80% पेशेंट्स में वो डायग्नोसिस बना देती है आपकी। ठीक है।
कुछ ये पेशेंट्स जरूरी होते हैं फिर हम उनमें प्रोक्टोस्कोपी कैमरा डाल के देखते हैं, प्रोक्टोस्कोपी करते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो कैमरा डाल के ताकि ऊपर कहीं आपकी बड़ी आंत में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये सब चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डायग्नोसिस होता है और इस तरीके से हमें लक्षण को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसा कि आपने हमें बहुत ही आसान भाषा में बताया कि सिर्फ 5 सिंपल हैबिट्स है, अगर उससे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल। बहुत हद तक हम पाइल्स के खतरे को खुद को भी अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बचा करके रख सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में Most जुड़ने के welcome. लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। Yeah, I think if this message will go to my audience and this would be beneficial for my audience, definitely I'm happy. बिल्कुल, And thank you so much for inviting me here. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर नहीं तो आप जो भी सवाल है आपके मन में पाइल्स से रिलेटेड वो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।